हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जेके चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं चिट्ठी का सफ़र कक्षा 5 हिंदी, इसके प्रश्न उत्तर को। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, आपने इस अध्याय की व्याख्या को बहुत ध्यान से सुना होगा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन का चैप्टर है, आपने उसको बहुत ध्यान से सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है ना, तो उसकी वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस पाठ पर आधारित कुछ नए प्रश्न उत्तर को। तो चलिए देख लेते हैं। पिन कोड की शुरुआत कब हुई? तो आपको बताना है जो पिन कोड की शुरुआत हुई लेटर्स पर, वो कब हुई थी। तो इसका उत्तर है 15 अगस्त 1972, यानी 15 अगस्त 1972 को। तो चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। किसी भी जगह का पिन कोड कितने अंकों का होता है? आपको बताना है जो पिन कोड में नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो कितने नंबर्स होते हैं? वो होते हैं 6, यानी 6 अंकों का होता है। आपको अगला प्रश्न बताना है, बहुत पुराने समय में कौन सा पक्षी संदेश भेजने का काम करता था? जी हाँ, बिल्कुल सही, कबूतर। अगला प्रश्न है, कबूतर की कौन सी प्रजाति जो है आज भी संदेश लाने और ले जाने के लिए उसको प्रशिक्षित किया जाता है? तो वो है गिरहेबाज या हुमर। अगला प्रश्न है, हुमर जो कबूतर की प्रजाति है उसका जीवन काल कितना होता है, यानी वो कितने समय तक जीवित रह सकता है? तो उसका जो जीवन काल होता है वो होता है 15 से 20 साल तक। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ कबूतर एक दिन में कितने किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है? तो इसका जो जवाब है वो है 1000 किलोमीटर। एक स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। अगला प्रश्न है, दूसरे विश्व युद्ध में, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके समय में जो एक कबूतर था वो संदेश पहुंचाया करता था। ये आपने किताब में पढ़ा है, इस कहानी में पढ़ा है। उसकी जो कहानी थी, उस कबूतर को जो हीरो के रूप में दर्शाया गया है, उसकी कहानी जो है एक किताब में छपी है। आपको बताना है उस किताब का नाम। तो उस किताब का नाम है ग्रे नेक। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर को, जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। इसमें प्रश्न दिया है, चिट्ठी पत्री गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? आपने इसलिए गांधी जी जो थे बहुत मशहूर व्यक्ति थे, इसलिए उन तक उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र पहुंच गया होगा। अगला प्रश्न है, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? अभी आपने पहले प्रश्न में देखा कि ऊपर लिखा हुआ था गांधी जी, तो यहाँ पर ये बताया गया है, पूछा गया है कि अगर उस पत्र पर जिसके पास पत्र पहुँचना है उसका नाम ही ना दिया हो तो क्या पत्र सही जगह पर पहुँच जाएगा? बच्चों, इस प्रश्न को समझिए। इसमें क्या लिखा है कि अगर एक पत्र में पता दिया है और उस पर नाम नहीं दिया है तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुँच जाएगा? अब जहाँ का एड्रेस दिया है पत्र तो वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन किसके पास पहुंचना है ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उस पर नाम ही नहीं लिखा है कि किसके पास पहुंचाना है। उस व्यक्ति विशेष के पास तो पत्र नहीं पहुंचेगा, लेकिन हाँ, सही जगह पर पत्र पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न है, नाम ना होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं? अब अगर पत्र पर किसी का नाम ही नहीं लिखा है तो क्या परेशानी आएगी, कौन सी समस्या आएगी? तो जब नाम नहीं लिखा होगा तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि पत्र किसके पास जाना है। अगला प्रश्न है, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? तो देखिए, आपने जब ये अध्याय पढ़ा था तो उसमें बताया गया था जो पैदल हरकार लोग थे उनको बहुत ही दुर्गम रास्तों से जाना पड़ता था, बहुत ही कठिनाइयों से भरे रास्ते से जाना पड़ता था। और इसके अलावा उनको जो चोर डाकू वगैरह होते थे उनसे भी डाक की सुरक्षा का खतरा बना रहता था, तो इसलिए उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अगला प्रश्न है, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम
जनपद का नाम, इसको क्या करना है, नीचे दी गई जगह में लिखना है। तो आपने जब अध्याय में पढ़ा तो आपको बताया गया था कि आप इसको इस क्रम में क्यों लिखेंगे, क्योंकि लिखते समय हमको क्या करना होता है, छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ बढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे घर का नंबर, फिर लिखेंगे गली मोहल्ले का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर या गांव का नाम, जनपद का नाम, जनपद कहते हैं जिले को, राज्य यानी स्टेट को, फिर उसके बाद लिखेंगे हम राज्य का नाम। इसमें पूछा गया है कि तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा, इसी क्रम में क्यों लिखा। हमने ये पता जो है इस क्रम में इसीलिए लिखा क्योंकि जो पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई को लिखा जाता है, उसी तरफ बढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। आपके घर में अगर कोई पुराना लेटर पड़ा है तो आपने उसको देखना है और बताना है कि ये जो लेटर है वो आपको किसने लिखा। तो उसमें लिखा रहता है, लिखने वाले का नाम भी लिखा रहता है, किसको लिखा ये भी लिखा रहता है, उसमें तारीख भी लिखी रहती है कि इस तारीख को लिखा गया, और ये भी लिखा जाता है कि किस डाकखाने में किस तारीख को पहुंचा। और इसका उत्तर तुम्हें ये भी बताना है कि इसका उत्तर तुम्हें कैसे पता चला। तो जब आप कोई भी पुराना पत्र देखेंगे ना, तो हमने भी एक पुराना पत्र देखा, तो उसमें क्या लिखा था कि ये जो पत्र है हमारी बहन ने लिखा। और पत्र किसको लिखा था, ये पत्र हमारी दादी जी के लिए लिखा था। और ये पत्र कब लिखा गया था, तो ये पत्र जो था ये 26 फरवरी यानी 26 फैब को 2008 को लिखा था। यह पत्र जो था रोहिणी डाकखाने में 27 फरवरी 2008 को पहुंचा। और ये जो इसका उत्तर है वो आपको कैसे पता चला, जो आपने इस लेटर को देखा तो आपको इसका उत्तर पता चल गया। अगला प्रश्न है कि चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। तो आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, डाकघर जाना है और वहाँ पर जाकर के पता करना है कि जो पोस्ट कार्ड है, अंतर्देशीय पत्र है या लिफाफा है, उसकी कीमत कितनी है। तो देखिए बच्चों, जो पोस्ट कार्ड होता है ना वो 50 पैसे तक का मिल जाता है, और अंतर्देशीय पत्र जो होता है वो 4 से 5 रुपए में मिलता है, और जो लिफाफा होता है, एनवेलोप होता है, वो मिलता है 5 रुपए का। तो अगला जो प्रश्न है वो है डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी में चिपकाओ। तो आपको क्या करना है, इंटरनेट से आप जो है डाक टिकट इकट्ठा कर सकते हो और उनको अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में चिपका सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। और डाक टिकटों को जो भी आपने डाक टिकट इकट्ठे किए हों उस पर जो है अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करो, चर्चा करो, डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स के साथ। शब्दकोश, नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। संगीतज्ञ किसको कहते हैं, जो संगीत को जानने वाला होता है या संगीत की कला में निपुण होता है उसको संगीतज्ञ कहते हैं। संग्रह क्या होता है, संग्रह का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना या एकत्रित करना। यह है वाक्य प्रयोग कि दीपक जो है आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा हुआ है। इकट्ठी करना, इकट्ठी की हुई चीज़ों का समूह या ढेर। संकलन यानी जैसे कि टिकट संग्रह या निबंध संग्रह। अब संचार क्या होता है, संचार होता है किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, यानी कम्युनिकेशन, है ना। टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज बहुत छोटी हो गई है। यानी हमको जब भी किसी से बात करनी होती है तो हम टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल की सहायता से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं ना। और पता है टेलीविज़न से हमको जो विदेश में भी लोग होते हैं उनके बारे में भी न्यूज़ हमको टीवी पर देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से जो है इन साधनों से जो हमको चीज़ें हैं संचार के माध्यमों से हमको, दुनिया छोटी होने का मतलब ये होता है ना, दुनिया की सारी बातें जो है हमको बहुत पता चल जाती हैं कुछ ही मिनटों में,
है ना। कोई भी घटना किसी भी देश में होती है, हम टीवी देख लेते हैं तो हमको न्यूज़ पता चल जाती है, या हमको कोई फ़ोन करके ही बता देता है कि वहाँ पर क्या हुआ। तो इस तरह से दुनिया छोटी होने का मतलब ये होता है कि वास्तव में उसका क्षेत्रफल कम नहीं होता, लेकिन हमको वहाँ की जानकारी बहुत ही मिनटों में पता चल जाती है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमको अमेरिका के बारे में भी पता है, जापान के बारे में भी पता है, फ्रांस के बारे में भी पता है, और साउथ अफ्रीका के बारे में भी पता है, दक्षिणी अफ्रीका। तो इस तरह से दुनिया छोटी हो गई है। अब संचार का एक और वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं? किसी चीज़ का प्रवाह, चलना, फैलना, जैसे जो है शरीर में जो है रक्त का संचार, जो हमारे जो बॉडी होती है ना, उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं। और विद्युत का संचार, यानी बिजली का एक तार का हम प्लग कहीं भी लगाते हैं और बिजली कहीं भी पहुंच जाती है, तो इसको बोलते हैं संचार। अब आपको बताना है कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है, यानी जो संग्रह की बात की गई है, जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना या संचय करना, या फिर संचार की बात की गई है तो किसी देश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन। तो आपको ये बताना है कि कौन सा अर्थ जो है वो पाठ के संदर्भ में ठीक है। तो देखिए, जो किसी भी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन, पाठ के संदर्भ में ठीक है, क्योंकि इस पाठ में कहीं भी संगीतज्ञ या संग्रह करने की बात नहीं की गई है। अगला प्रश्न है कि इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ साथ क्या क्या जानकारी दी गई होती है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको पता चला कि उसका अर्थ दिया गया है। जैसे संगीतज्ञ का मतलब क्या है? संगीत जानने वाला या संगीत की कला में निपुण। या फिर संग्रह की बात जहाँ की गई है वहाँ बताया गया है संग्रह का मतलब होता है जमा करना या फिर इकट्ठा करना या एकत्रित करना या संचय करना। तो साथ ही साथ एक तो इसमें अर्थ बताया गया है, दूसरा बताया गया है इसका वाक्य प्रयोग, है ना। और ये भी बताया गया है वो उसमें लिंग क्या है, यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। अगला बताया गया है वचन, यानी एक वचन है या फिर बहुवचन है। और पुरुष आदि जो व्याकरण के जो जानने वाले भाग होते हैं उन सब की जानकारी दी जाती है। जैसे यहाँ पर पु लिखा है ना, तो पु का मतलब क्या होता है? पुल्लिंग। ठीक है, पु का मतलब क्या होता है? पुल्लिंग। तो इस तरह से आपको ये सब जानकारियां जो हैं शब्दकोश में दी गई होती हैं। और प्रो जो लिखा है, प्रो का मतलब है उसका वाक्य प्रयोग। आई होप आपको जो है ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो ना तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।